ओके बच्चा बड़ी वी विल स्टार्ट टुडे विथ अ न्यू चैप्टर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बेसिकली बायोलॉजी का एक चैप्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फो, हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे बिहेव एज अ फ्रेंड टू अस एंड देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिहेव एज एन एनिमी टू अस। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फो बोलने का मतलब यही है, देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिहेव एज अ फ्रेंड एंड देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिहेव एज अ फो, दैट इज एनिमी। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई साहब इसको अपन। ठीक है, ओके, सो वी सी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, बहुत सारे टाइप्स ऑफ आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे आजू बाजू। ठीक है, ओके, however there are other living organisms around us, ठीक है, which we cannot see with our eyes alone, हम जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। that's the reason they are known as micro। ठीक है, माइक्रो मतलब किसी माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप उसको देख सकते हैं, वेरी वेरी थिन, वेरी वेरी स्मॉल फॉर विजिबिलिटी अंडर नेकेड आई। ठीक है, सो दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फॉर विजिबिलिटी अंडर नेकेड आई, हम नेकेड आई में इनको नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, so which we cannot see, these are called microorganisms or microbes, इनको microorganisms बोलेंगे या microbes बोलेंगे। ठीक है, you might have observed that during rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। अगर आप रेनी सीजन में ऐसे ब्रेड को, थोड़ा सा भीगा हुआ ब्रेड अगर हम बाहर रख देंगे तो ऐसे व्हाइट पैचेस लग जाएंगे, सड़ने लगेगा ये। ठीक है, ये इट विल बी अनकंज्यूमेबल, इसको आप नहीं खा सकते। ठीक है, एक बास सा आएगा इससे, एक अजीब सी स्मेल आएगी। moist gets spoiled and its split and its surface gets covered with grayish white patches। when these patches are absorbed through a magnifying glass we see tiny black rounded structures, और ये structures क्या होते हैं? टाइनी ब्लैक, वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। जितने भी आपके वाटर और सॉइल में आप देखोगे ज्यादा करके ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स भरे पड़े हैं। ठीक है, वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन सारे आपके माइक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑफ देम फॉल इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, सॉइल में भी और वाटर में भी these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with an unaided eye। what do you mean by unaided eye? मतलब अगर आप naked eye से इसको देखना, ठीक है, naked eye से मतलब आपने कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया है, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाया है। ठीक है, so unaided eye means an eye which is not being supported by any extraordinary format of vision, let's say microscope या magnifying glass। ठीक है, some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass, others cannot be seen with the help of a microscope, without the help of a microscope। ठीक है, okay, that is why these are known as microscopes, microorganisms or microbes। ठीक है, microorganisms are classified into four major groups, these groups are bacteria, इसको लिख लीजिए, microorganisms are classified into four major groups, इनके चार मेजर ग्रुप्स हैं, क्या क्या हैं? क्या क्या हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, दीज आर नोन एज बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया में जैसे देखो स्पाइरल बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, देन वी हैव एल्गे। ठीक है, ये दूसरा नाम है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड बैक्टीरिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया का जैसे आपका स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, देन वी हैव एल्गे सच एज शाल्मिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक है,
देन वी हैव प्रोटोजोआ, लेट्स से एमोइबा एंड पैरामोशियम, ठीक है, प्रोटोजोआ। देन वी हैव फंगाई, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। चलिए पहले बैक्टीरिया लिखिए, ओके, देन राइट एल्गे, डन डन, एल्गे हो गया। देन वी हैव प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का एग्जांपल हो गया आपका अमोइबा या पैरामोशियम, प्रोटोजोआ हो गया ये, ठीक है। देन वी हैव फंगाई, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, अभी पेनिसिलियम से बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिसिन बनते हैं। ब्रेड मोल्ड तो ब्रेड को खराब कर देता है, ठीक है। एस्परगिलस, तो ये हो गया आपका फंगाई, ठीक है, फंगाई। मशरूम भी एक फंगाई है, आपने खाया है मशरूम, मशरूम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंगाई, ठीक है। लिख लिया ये चारों डिविजन्स। अरे बाबा बैक्टीरिया ये लिखते जाओ ना, एल्गे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, ये वाला लिखो, ये वाला, ठीक है, प्रोटोजोआ। देन वी हैव फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। तो रोज लेट आता है बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, बैक्टीरिया, algae, protozoa and fungi. These are the four different types of microorganisms. Microorganisms can be classified into four major groups. These are bacteria, algae, protozoa and fungi. ठीक है, बैक्टीरिया, algae, protozoa and fungi. Are we clear? Clear on this? Okay. तो viruses are also microscopic. Viruses जो है, अच्छा ये बताओ मुझे, viruses किस तरह के microorganisms होते हैं? What type of microorganisms are there? Are they? हाँ, नहीं, वायरस किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो मैं आपको एक ऐसा आउटलाइन दे देता हूं। व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ वायरस? वायरस बेसिकली क्या है, वो मरा हुआ पड़ा रहेगा, ठीक है, उसमें कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। वायरस कैसे, ऐसे बंद तो कर दे, ऐसे बंद तो कर दे उसको, ठीक है। जैसे देखो वायरस कैसा है, ऐसा है, देखो ये वायरस, ये एक डीएनए कॉपी है, बेसिकली एक डीएनए कॉपी है, और ये ऐसा पड़ा रहेगा, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। It can be lying there for thousands of years without any metabolic activity. इसके अंदर कोई भी लाइफ एक्टिविटी नहीं हो रही है, समझ में आ रही है? This is just lying there without any activity. The moment it gets into a human body or maybe an animal body, जो उसके लिए सही है, जो उसके लिए अच्छी जगह है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। It will become active. Now, एक्टिव होने के बाद वो क्या करेगा? जैसे मैं अगर बोलूं कि पार्थ को भूत ने पकड़ा है, तो वो क्या, आप कैसे बोल रहे हैं उसको भूत ने पकड़ा है? व्हाट इज इट दैट, किसी को इसको ना भूत ने पकड़ लिया है, किसी को भी, वाई, क्यों बोलते हैं आप ऐसा? इसको जरूर भूत ने पकड़ा होगा, क्यों ऐसा बोलते हैं? उसके वो कुछ उल्टा बिहेव कर रहा है ना, जैसा नॉर्मल इंसान वो बिहेव करता था वैसा नहीं बिहेव कर रहा है, किसी और दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है। सो हम बोलते हैं कि समथिंग हैज गॉन इनसाइड हिम, ठीक है, किसी और की आत्मा आ गई है उसके अंदर, ऐसा बोल रहे हैं हम, ठीक है। वैसे ही कुछ वायरसेस का भी फंक्शन है। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वायरस क्या करता है, आपके डीएनए को कैप्चर करता है, ठीक है, आपके अंदर जो डीएनए हैं अलग अलग सेल्स के, उनको कैप्चर करता है और उनमें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने लगता है। तो मतलब अभी क्या हो जाएगा, वो एक आपके सेल को कैप्चर करेगा, उसमें अपना डाल देगा और वही सेल मल्टीप्लाई होने लगेगा।
मतलब आपके बॉडी के सेल ही आपके अगेंस्ट जाने लगेंगे और आपको कोई बीमारी होगी, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोरोना, बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीज हैं जिसके लिए आप अक्सर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज वायरसेस। वायरस मतलब क्या है, वो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई देखो, अ, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो इसमें खतरा क्या है? व्हाट इज द हार्म इन इट? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सो व्हाट इज द डेंजर इन इट? राइट, तो हमारा क्या है, देखो ये सी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, दैट इज वन थिंग। हमारा ऑलरेडी 70% जो है अर्थ वो वाटर से कवर्ड है, सो ऑलरेडी वी आर इन एक्सेस ऑफ वाटर, अगेन ये बढ़ रहा है भाई साहब, ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी इन ग्लेशियर्स में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम जानते ही नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू फाइट विद देम। देयर माइट बी मेनी वायरसेस इनसाइड these glaciers and we have no clue about them. Once they melt and come into mainstream water, it can actually evolve many diseases. बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं और हम इसके लिए अभी फिलहाल तैयार नहीं है, ठीक है। एक डिजीज आया और हम भाई साहब 2 साल तक परेशान रहे, ठीक है। अंडरस्टैंड, एक एक वायरस आया, वट एवर मे बी द कॉज, बट वी वेर सो ट्रबल्ड, आपका सब कुछ धंधा पढ़ाई सब चौपट हो गया ना, ठीक है। एवरीथिंग गॉट इम्पैक्टेड, सो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज देयर इन दीज। और ये वायरस अगर भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग में मेल्ट हो गए तो दे विल कम इनटू मेन स्ट्रीम वाटर। वंस दे कम इनटू मेन स्ट्रीम वाटर, दे कैन कॉज ट्रिमेंडस डैमेज, बहुत सारा डैमेज ये कॉज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो दीज आर वायरसेस। तो वायरसेस अभी देखो, जैसे आप अगर देखोगे, समझ लो आपको गले में खराश हुई है, जैसे गले में किच 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 होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे या मेडिकल में भी जाएंगे, एक टैबलेट लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, एक दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्दी खांसी हुई है, उसको ठीक होने में दवाई लेने के बावजूद भी कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं। क्यों? वाई? वाई? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको जो गले में खराश हुई थी वो बैक्टीरियल डिजीज थी, ठीक है, बैक्टीरिया से हुआ था। तो जैसे ही आपने गोली खाया, एक बैक्टीरिया के लिए जो जहर है वो सारे बैक्टीरिया के जहर है, ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन वायरस तो आपके खुद के सेल हैं, आपके खुद के सेल में दूसरा डीएनए आ गया है, इसलिए वो एज अ वायरस बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए, ऐसा एक आर्मी है समझ लीजिए आपके पास, और आर्मी का एक ड्रेस होता है, समझ लो इंडिया का आर्मी का एक ड्रेस है, पाकिस्तान का आर्मी का एक ड्रेस है। अभी आमने से सामने जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन समझ लो अगर इंडिया के अंदर पाकिस्तानी आर्मी इंडिया का ड्रेस पहन के घुस जाए, तो आप किसको मानेंगे? आप समझ ही नहीं पाएंगे ना भाई, दुश्मन कौन है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। once our body is impacted with a virus, even after taking medicines or our antibodies fail to recognize the foreign elements because our cells are themselves impacted, ठीक है। इसीलिए वायरल डिजीज क्योर होने में टाइम लगता है, कोई भी वायरल डिजीज इट टेक्स टाइम फॉर गेटिंग क्योर। सो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये वायरसेस है भाई साहब, देखो इस तरीके के होते हैं, ये क्या कर देते हैं, अपना जो डीएनए का मटेरियल है ये कैप्चर करते हैं होस्ट को, होस्ट सेल को, डीएनए का मटेरियल उसमें ठूस देते हैं, ठीक है। सो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, इसको लिख लीजिए, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द cells of the host organism।
ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो वायरस जो है वो, तो साइंटिफिक कम्युनिटी में ये एक डिबेट है कि वायरस वाकई में जिंदा ऑर्गेनिज्म है या मरा हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई मरा हुआ है, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक ऐसे ही पड़ा हुआ है विदाउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द मोमेंट इट एंटर्स अ होस्ट बॉडी, whether it's a body of a human being or an animal, it starts reproducing, ठीक है। सो इसीलिए एक डिबेट है कि whether viruses can be considered as लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग है तो लिविंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। 10,000 साल तक कोई लिविंग एक्टिविटी नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वायरस है, देखो जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म या बॉडी के अंदर आता है तो ये धीरे 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 मल्टीप्लाई होना चालू कर देता है, ठीक है। ऐसे एक से ही इसके हजार ऐसे बनने लगेंगे। इट विल कैप्चर द सेल्स, ठीक है। तो वायरल रेप्लिकेशन बोलेंगे इसको, दिस इज नोन एज वायरल रेप्लिकेशन एंड न्यू वायरसेस आर बेसिकली फॉर्म, ठीक है। तो ये होस्ट सेल है आपका। द होस्ट ऑर्गेनिज्म मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो वायरस जिसको अटैक करता है, इट माइट बी अ बैक्टीरियम, इट माइट बी अ प्लांट और एन एनिमल। सो द होस्ट ऑर्गेनिज्म which is attacked by a virus, the host organism attacked by a virus can either be a bacterium, plant or animal। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। ठीक है, द होस्ट ऑर्गेनिज्म में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो ये बैक्टीरियम भी हो सकता है। देखो यहाँ पे वायरस आया, इसने अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, दिस बेसिकली अ बैक्टीरियम, ठीक है। और वायरस ने इसको अटैक किया, सो इट कैन बी अ बैक्टीरियम, ठीक है। इट कैन बी अ प्लांट, ठीक है। ये देखो वायरस आता है, इसके प्लांट के सेल में अपना डीएनए इन्फ्यूज कर देता है, तो द प्लांट गेट्स इंपैक्टेड बाय अ डिजीज, ठीक है। आपने जिस भी प्लांट में ऐसा देखा रहेगा, पत्तों में ऐसा डिजीज आता है, तो दैट इज बेसिकली अ वायरल डिजीज, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली वायरसेस। एनिमल में भी जैसे कोरोना वायरस अगर आप देखोगे इस तरीके का ही आपको, ठीक है। सो दीज आर वायरसेस। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कॉफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। सो ज्यादा करके आपके ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दे आर मोस्टली कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया, ठीक है। कॉफ्स का वायरस हो गया। सो सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। हालांकि आज की तारीख में तो हमारे इंडिया से पोलियो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है। पोलियो मतलब सब समझते हैं, हैव यू सीन अ पोलियो पेशेंट, तो उनका एक आर्म या एक लेग कंप्लीटली इमोबिलाइज हो जाएगा, वो नहीं काम करेगा, उसमें मसल ग्रोथ ही नहीं होगा, मसल ग्रोथ पूरा पूरा अरेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखो 5 साल तक बच्चों को पोलियो के घूंट पिलाए जाते हैं। ये इट्स आपके जितने भी वैक्सीनेशन अगर आप देखोगे वो सब इंजेक्शन वाले हैं, है ना, इंजेक्शन लगता है। पोलियो सिर्फ ओरल है, पोलियो एकमात्र ओरल वैक्सीनेशन है, इसके लिए इंजेक्शन नहीं लगता है। और इसीलिए इसको कोई भी दे सकता है, मतलब क्या करना है, एक पोलियो का आप भी किसी बच्चे को पोलियो का घूंट पिला सकते हैं। यू डोंट नीड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर दिस, ठीक है। 2 घूंट उसमें डालना है, उसके मुंह में डालना है, पैं पू करे या जो भी करे, ठीक है, लेकिन उसको मुंह में 2 घूंट डालना है। तो उसके लिए कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी कंपाउंडर या डॉक्टर की जरूरत नहीं है जो इंजेक्शन ठूसे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी, इसीलिए इस डिजीज पे हमने बहुत जल्दी काबू पाया है। हालांकि मेजर पार्ट ऑफ इंडिया वाज एक्चुअली इंपैक्टेड बाय पोलियो, ठीक है। आज की तारीख में आप नहीं देखेंगे, हमने अपने जमाने में बहुत सारे पोलियो पेशेंट्स देखे हैं। दे यूज्ड टू ड्रैग देमसेल्व्स, दे मतलब ऐसे चलने का, हाथ एक पूरा पैरालाइज्ड है। तो ये बचपन में अगर आपका ये इम्पैक्ट होता है, बचपन में अगर 5 साल की उम्र तक आपको रेगुलर पोलियो के ड्रॉप्स मिलते रहने चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार 5 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो योर बॉडी बिकम्स इम्यून, ठीक है। आपका जो, अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये जो आप व्हेन यू टेक अ वैक्सीनेशन, व्हाट डू यू टेक मोस्टली? आपके जितने भी वैक्सीनेशन हैं, आपने अपना चार्ट कभी देखा है? मतलब जब आप पैदा हुए थे तो आपका एक वैक्सीनेशन का चार्ट है, एक वैक्सीनेशन की फाइल है। हैव यू एवर बीन, आपके अंदर इतने सारे वैक्सीन लगे हैं, कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती है भाई मेरे को क्या क्या वैक्सीनेशन लगे हैं? अभी स्कूल वाले एक नया निकालते हैं या जो भी है गवर्नमेंट नया निकालती है वो तो ठीक है। कोरोना का लास्ट आपको याद है, राइट? कोरोना वैक्सीनेशन आपको लगा रहता है।
लेकिन बाकी के वैक्सीनेशन जो आपके लगे हुए, यू आर नॉट क्यूरियस अबाउट इट, व्हाई? आपकी बॉडी में ये, आपको इतने सारे डिजीजेस से इम्यूनिटी मिली हुई है आज की तारीख में, यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज वैक्सीनेशंस। ये वैक्सीनेशंस आपको इम्यून रखते हैं, और बहुत डेडली डिजीज हैं, जैसे पोलियो से आप इम्यून हो गए हैं, ठीक है, यू आर इम्यून टू पोलियो। स्मॉल पॉक्स एक बहुत डेडली डिजीज है, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स सबको हुआ रहेगा, यहाँ पे सबको चिकन चिकन पॉक्स होना अच्छा है, इट्स गुड, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो उस इंजेक्शन में आपके अंदर डेड और वीक ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है। जैसे अगर मैं पोलियो का वैक्सीनेशन ले रहा हूं तो मेरे अंदर पोलियो के डेड और वीक ऑर्गेनिजम्स को डाले जाएंगे। होएगा क्या, जब डेड और वीक ऑर्गेनिजम्स होंगे तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, और इन एंटीबॉडीज को इनको मारना आ जाएगा। तो अभी अगर बाहर से, बाय एयर, सॉइल और एनीथिंग, इफ समथिंग, इफ द पोलियो वायरस एंटर्स, मेरे अंदर एंटीबॉडीज को ट्रेनिंग मिल गई है कि इसको कैसे पटका जाए। समझ में आ रही है? जैसे समझ लो अगर इन दोनों की एक बार लड़ाई हो गई है और इसको मालूम है कि इसको कैसे पटकना है, तो फिर से लड़ाई होगी तो इसको मालूम है ना वैसा ऐसे घुमा के ऐसे इसको पटकना है ना? ही विल बी एबल टू डिफीट हिम इन द सेम स्टाइल। हाँ, अगर इसकी लड़ाई इसके साथ हुई तो अलग दांव पेच लगेंगे। समझ में आ रही है? तो हम जब भी कोई वैक्सीनेशन लेते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट होती है। जनरली हम वैक्सीनेशन जब लेते हैं तो बहुत डेड और वीक ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्यूज करते हैं अंदर, ताकि हमारा बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करे और इनके साथ फाइट करे। एक बार बॉडी को मालूम चल गया कि भाई साहब ये वाला जो हमारा शत्रु है, इसके अगेंस्ट में हम ये वाले एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे, सो इट विल बी एबल टू डिफीट मेजर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो हमारी बॉडी की ट्रेनिंग हो गई है। वैक्सीनेशन मतलब आपके अंदर जर्म्स जा रहे हैं। वैक्सीनेशन मतलब आपके अंदर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ईदर वेरी वीक और डेड फॉर्मेट आर एंटरिंग, so that your body is actually receiving a formal training. Vaccination is not medicine. Vaccination is germs which are getting infused inside your body for a particular disease. ठीक है? क्लियर है? तो ये वैक्सीनेशन होते हैं। आप देखो ये पोलियो जो होता है हमारा, पोलियो का ग्रुप जो है वो 5 साल, और पोलियो का बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट ने फॉलो किया, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस थे, इसको प्लीज बहुत एग्रेसिवली फॉलो कीजिए, लेट्स इरेडिकेट, क्योंकि बहुत आसान सा प्रोसेस है। आपको पहली बात कोई डॉक्टर या कंपाउंडर की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन नहीं लगाना है, सिर्फ बच्चे को 2 घूंट पिलाना है 5 साल की उम्र तक, ठीक है। तो आप देखो आपके घर में भी आते हैं लोग, आपके पुलिस के जो बस स्टेशन, बस स्टॉप्स हैं, आपके रेलवे स्टेशन हैं, वो सब जगह पे ही लोग आते हैं, ठीक है, पब्लिक विजिट होती है इनकी। तो दैट इज हाउ पोलियो इज कंट्रोल। ओके, चिकन पॉक्स, मैंने अभी अभी आपको बोला कि आपको चिकन पॉक्स हो जाना एक तरह से अच्छा है, और ज्यादा करके ऑलमोस्ट 99.9% अगर बॉडी में एक बार चिकन पॉक्स हुआ है तो अगली बार नहीं होगा। मुझे भी बचपन में हुआ था, आप में से कितने को हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर एक बार हो गया है तो उसका फिर से नहीं होगा, ठीक है। एक बहुत मामूली सी बीमारी है, आपके शरीर में थोड़े बहुत दाने निकलते हैं, आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, और जैसे होता है मतलब आपको खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है, अप्रोक्सीमेटली 10-15 डेज तक ये रहता है, उसके बाद ये अपना आप चला जाता है, और इसके लिए कोई दवाई नहीं है, बॉडी अपने आप काम करती है। आपके बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक है, और उसके साथ फाइट करके उसको खत्म करेंगी, ये अपने आप होगा। तो होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि चिकन पॉक्स अगर आपको एक बार हो गया रहेगा तो वो फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब तो इसका मतलब क्या है कि चिकन पॉक्स के वायरसेस फिर से नहीं आ रहे हैं आपके बॉडी में, आ रहे हैं, बट सिंस योर बॉडी हैज रिसीव्ड द फॉर्मल ट्रेनिंग, जैसे इनको ट्रेनिंग मिल गई कि इसको कैसे पटका जाए, तो अभी उसको मालूम है कि इसको कैसे पटकना है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। सो वंस द फॉर्मल ट्रेनिंग इज रिसीव्ड, तो सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है, ये आपके वायरसेस से होते हैं। आपको मालूम है एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आपने, यू नो वेयर इट इज राइट, इंडिया के एक कोने में है, उसमें एक आइलैंड है जो मरूम्ड है। मरूम्ड है मतलब वहां पे कुछ अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, और वहां पे जाना मतलब अलाउ नहीं है, वहां पे जाना अलाउ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप जाने की कोशिश करेंगे पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। क्यों मालूम है? एनीबडी नोज अबाउट दिस? नो, ओके। यहाँ पे जो लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 पीपल, द मोमेंट दे विल सी योर बोट अप्रोचिंग, दे विल किल यू, दे विल किल यू। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है?
आप चाहे उनके लिए गिफ्ट लेकर जाएं, कुछ भी लेकर जाएं, दे विल किल यू, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है और आप वैक्सीनेटेड हैं। आपके बॉडी में हजारों जर्म्स होंगे, लेकिन क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं इसीलिए आपको असर नहीं हो रहा है। बचपन में आपके जो भी वैक्सीन लगे हैं या एक आध वैक्सीन आपके नो बचपन के बाद लगे हैं, बट यू आर क्योर फ्रॉम मेनी डिजीजेस। Even if you happen to touch them, you will transfer all those diseases to them. Their entire population will get wiped off. पूरे के पूरे मर जाएंगे। ना उनको पोलियो का वैक्सीनेशन लगा है, ना उनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा है। तो ये सारे जर्म्स आपके आसपास घूम रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि स्मॉल पॉक्स जो एक जानलेवा बीमारी है, स्मॉल पॉक्स इज अ वेरी डेडली डिजीज, कॉलेरा वेरी डेडली डिजीज, ये मतलब जानलेवा बीमारी है। तो क्या इनके जर्म्स या वायरसेस आपके अंदर नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं वैसे, बट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। ठीक है, सो ये जब आप वहां पे जाएंगे ना, तो आपके बॉडी में ये सब जर्म्स हैं, लेकिन आपको असर नहीं हो रहा है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, यू आर ऑलरेडी नो safe from these germs and microorganisms. Once you shake hands with them or once you greet them, then these will be transferred to them, and that can be very dangerous, क्योंकि उनका पूरा कम्युनिटी वाइप ऑफ हो सकता है, पूरा कम्युनिटी। समझ में आ रहा है ये? So this is how it works. So serious diseases like polio and chicken pox are also created by viruses. Just one moment, people. Uh, ठीक है, okay. So serious diseases like polio and chicken pox are also caused by viruses. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans. ठीक है, हम सबको डिसेंट्री हुई रहेगी। ठीक है, और मलेरिया जो है दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जिसका आप वैक्सीनेशन नहीं निकला है अभी तक फिलहाल। ठीक है, इट इज ऑलवेज पोस्ट अफेक्टेड। तो आपका एक कुछ डिजीज होते हैं जब आप इंपैक्ट होते हैं तब उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनका इलाज आपके इंपैक्ट के बाद चालू होता है, इसका वैक्सीनेशन नहीं है। एक और डिजीज है जहां पे आपको वैक्सीनेशन आफ्टर इंपैक्ट लग सकता है, क्या है बता सकते हैं? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया तो? रेबीज। तो एक रेबीज जो वैक्सीनेशन है ये आपको तभी लगेगा जब किसी कुत्ते ने काटा हो, ऐसे पहले से नहीं लगता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब रेबीज का जर्म्स आपके अंदर आया हो, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर रेबीज का वैक्सीनेशन लेना पड़ता है। हमारे टाइम पे बहुत खतरनाक था रेबीज का वैक्सीन। 14 इंजेक्शन लगते थे, और कहाँ लगते थे? पेट में। और इंजेक्शन का जो साइज होता है ऐसा टुन्नू सा नहीं था, इतना मोटा सा इंजेक्शन था, और ऐसे घुसा पेट में ऐसे लगाकर ऐसे घुसा देते भाई साहब उसको, क्योंकि वो हॉर्स सीरम होता है एक्चुअली। ठीक है, हॉर्स से निकाला जाता है वो। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर समडे, बट दैट्स अ हॉर्स सीरम, दैट्स हाउ रेबीज इज ट्रीटेड। ठीक है, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता था। 14 इंजेक्शन लगते थे। ठीक है, अभी तो खैर 3 या 4 या 6 कुछ है, और हाँ 5 है, और वो भी कुछ इंटरवल में है, मतलब आज एक लगा तो शायद 15 दिन बाद एक, ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी तो खैर हाथ में ही लग जाता है। हमारे टाइम पे भाई साहब पेट में ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घुसा कर लगाते थे भाई साहब। बहुत पेनफुल था ये एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके। सो डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो मलेरिया इज आल्सो कॉज। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में आपका हाई फीवर आता है, आप बहुत वीक हो जाते हैं, खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है, एंड दीज आर द सिम्टम्स दैट यू डेवलप। ठीक है, ओके ओके ओके। डिजीजेस लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ऑल दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, दीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज। तो आपने देखा कि अलग अलग डिजीजेस का रीजन अलग अलग है। कहीं पे वायरसेस आर द रीजन और कहीं पे बैक्टीरिया इज द रीजन। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। तो ट्यूबरक्लोसिस मतलब टाइफॉइड मतलब समझते हैं, टाइफॉइड एक बीमारी है जहां पे बहुत फीवर आता है, बहुत हाई फीवर आता है।
ठीक है, और आप बहुत वीक होने लगते हैं, खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है, ठीक है। ये जनरली आपका कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, अगर आपके वाटर में ये वाटर बॉर्न डिजीज है जनरली, ठीक है, और इसको ठीक होने में कम से कम 3 हफ्ते लग जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, ठीक है, बहुत ही कॉमन और किलर डिजीज है। अगर सही टाइम पे इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो इट कैन एक्चुअली टर्न टू बी डिजास्टर, ठीक है। जनरली जब आप किसी को भी टीबी होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सोचते हैं कि, क्योंकि आपका जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस मतलब समझते हैं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखकर कुछ मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखकर कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस, दिस इज कॉल्ड अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये जो डायग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस सिर्फ आपके सिम्टम्स को देखकर है, कुछ सिम्टम्स आपके दिख रहे हैं तो लेट्स ऑफर अ डायग्नोसिस। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मुझे खांसी हुई है, रुको तुम्हारा ब्लड निकालता हूँ, देखता हूँ भाई साहब, ऐसा बोलते हैं क्या डॉक्टर? नहीं, फर्स्ट इंस्टेंट में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। हाँ, आप अगर उनका दवाई लेते हैं और फिर ठीक नहीं हुए, देन इफ यू गो, देन हो सकता है ब्लड टेस्ट रेफर करे आपको, ठीक है, अलग अलग टेस्ट, यूरिन टेस्ट रेफर कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। इन द फर्स्ट इंस्टेंस हार्डली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एनी टेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, जनरली डॉक्टर्स कंफ्यूज कि ये शायद ऐसा ही सिंपल सा सर्दी खांसी हुआ रहेगा। ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स भी सर्दी खांसी जैसे ही हैं, ठीक है, लेकिन इट्स अ डेडली डिजीज, इट्स अ डेडली डिजीज, ठीक है। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट कैन कंज्यूम द लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की जान जा सकती है, ठीक है, क्लियर है? ओके, ट्यूबरक्लोसिस हैज बीन अ किलर डिजीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। स्टिल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका प्रॉब्लम यह है कि इसको टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने एक फ्री स्कीम चलाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं डॉट्स, ठीक है। डॉट्स मतलब अगर किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है तो वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्रीली इलाज करा सकता है, मेडिसिन वगैरह सब उसको फ्रीली मिलेंगे, ठीक है। सारी चीजें उसको फ्रीली मिलेंगी क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है, कंटेजियस डिजीज है, ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। ओके, सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आपके क्या हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर विच इज सिंगल सेल्ड, और दे कैन बी मल्टी सेल्युलर, मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल विच इज नोन एज यूनिसेल्युलर, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच इज नोन एज मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, सम एल्गे और प्रोटोजोआ, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर, इसको पहले लिख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, फटाफट फटाफट। हो गया, ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ओके, सो यूनिसेल्युलर में क्या क्या आते हैं आपके? बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोअन्स, इसको लिख लीजिए। यूनिसेल्युलर में क्या क्या आता है आपका? बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोअन्स। बैक्टीरिया, एल्गे एंड सम प्रोटोजोअन्स, ठीक है। ओके, सो आपके भाई साहब यहाँ पे बैक्टीरिया, दीज आर बेसिकली बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, दीज आर एल्गेस, ठीक है, ये एल्गेस है। तो प्रोटोजोअन्स, और मल्टी सेल्युलर में क्या है? देखो, मेनी सेल में एल्गे एंड फंगाई, ठीक है, एल्गे एंड फंगाई। मशरूम इज द काइंड ऑफ फंगाई दैट यू कंज्यूम, ठीक है। अभी फंगाई में भी आपके हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी हैं। डन, ओके, सो ये हो गया आपका एल्गे, एंड दिस इज बेसिकली द डिफरेंट। देखिए, जैसे मैंने बोला आपको, मशरूम्स, मशरूम्स में जो एडिबल मशरूम है वो बहुत कम है, ज्यादा करके आपके पॉइजनस मशरूम्स होते हैं। तो मशरूम देखा और काट के आकर कुक कर लिया, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। मशरूम्स में जो एडिबल मशरूम्स है दे आर वेरी लेस,
Most of the mushrooms are very poisonous. ठीक है? Okay. So they can survive under all types of environment ranging from, ठीक है, ऐसा ice cold climate, इसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और टू हॉट स्प्रिंग्स, खौलते हुए पानी में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे डेजर्ट्स में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन डेजर्ट्स, ठीक है। मोस्टली ऐसे जगह पे मार्शी लैंड जैसे खाड़ी, ठीक है, मार्शी लैंड्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वो सारी जगह जहां पे नॉर्मल एनिमल्स और लार्जर एनिमल्स जहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इजिली सर्वाइव ऑन दोज टेरेन्स, ठीक है, दे कैन इजिली सर्वाइव। ओके, so microorganisms are also found inside the bodies of animals including human beings. They are also found in the bodies of animals including human beings, ठीक है। some microorganisms grow on the body of other microorganisms of other organisms. तो आप देखोगे किन्हीं के किसके पैर में ऐसे घाव सा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो हाथ में भी अगर आप देखोगे किसी किसी के ऐसे घाव सा हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसीलिए बोला जाता है कि भाई साहब हाथ हाथ धो के खाना खाओ, ठीक है, क्योंकि आपके रहेंगे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके पूरे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। आपके शरीर के बाहर भी है और आपके शरीर के अंदर भी है, ठीक है। आप जो एक बार सांस ले रहे हो ना, पता नहीं कितने हजार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर जा रहे हैं आपके हर लेती हुई सांस पे, ठीक है। सो ऐसा है, दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन, ठीक है। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बॉडी एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ आपके भाई साहब एग्जिस्ट फ्रीली करते हैं, मतलब ये बाहर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर माइक्रो, ओके। अमोइबा कैन लिव अलोन, अमोइबा अलोन लिव कर सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली आपके फूड के साथ आपके बॉडी के अंदर आ जाता है, और अगर आ गया तो बेचारा वो क्या करेगा, आपका न्यूट्रिशन लेगा ना, वो कहां जाएगा, आपके बॉडी के अंदर वो गलती से आ गया तो आपके बॉडी का न्यूट्रिशन लेगा, देन इट बिकम्स अ देन योर बॉडी बिकम्स अ होस्ट बॉडी फॉर इट, ठीक है। और तब वो भाई साहब अमोइबिक डिसेंट्री में रिजल्ट करेगा, देन इट विल रिजल्ट इन अमोइबिक डिसेंट्री। फंगाई एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज, ठीक है। सो इस तरह से आपके अलग अलग हैं भाई साहब, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। सम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बेनिफिशियल हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको लिख लीजिए जरा फटाफट।
Okay, some of them are beneficial in many ways. They are called friendly microorganisms. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत बेनिफिशियल हैं। जैसे आप जो दही खाते हैं वो बेसिकली है क्या? दही जमाने का प्रोसेस क्या है? कहाँ से आता है? दही किससे बनता है? हाँ, और कैसे बनता है? अरे कैसे बनता है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। दूध से दही बनता है, राइट? हाँ। नहीं नहीं नहीं, लेमन जूस डालेंगे तो पनीर बन जाएगा वो। दूध के ऊपर लेमन जूस डालेंगे तो पनीर बन जाएगा। दही कैसे बनता है? किसी ने नहीं देखा ये सब, बस सिर्फ ठूसते जाते हैं कुछ। हाँ। ओके ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज ही सेइंग दैट अगर आपका समझ लो एक कंटेनर मिल्क है, इसमें आपने एक स्पून ऑफ पहले से दमा हुआ दही डाल दिया, ठीक है? तो अगले 3-4 घंटों में ये पूरा मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड इज इस कर्ड में था बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं, हाँ, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं। उनको अगर सही कंडीशन मिल गया, धनाधन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसलिए अगले 2-3 घंटों में पूरा दूध का क्या हो जाएगा? दही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? दूध का पूरा पूरा दही हो जाएगा। सो इज इट अ गुड थिंग टू ईट कंज्यूम कर्ड? यस इट इज। क्यों नहीं खाता है? दही नहीं खाना चाहिए, इट्स गुड। ये फ्रेंडली माइक्रो प्रोबायोटिक बोलते हैं हम इसको। इट्स गुड फॉर योर इंटेस्टाइन्स। एटलीस्ट ये गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा है वो, ठीक है? छाछ दही, ठीक है? ये आपका देखो टैबलेट्स हैं जिनको हम पेनिसिलिन बोलते हैं। पेनिसिलिन टैबलेट्स आर वेरी यूजफुल फॉर फीवर और ये बेसिकली बनता है आपके पेनिसिलियम से, विच इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार डिस्कवर किया था इनको, ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन और पेनिसिलिन से आपके बहुत सारे फीवर्स ट्रीट होते हैं, ठीक है? बहुत सारे दवाइयों में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। आपने कभी कैप्सूल खोला है? कैप्सूल खोला है? क्या दिखता है अंदर? पाउडर। हाँ हाँ, पाउडर दिखता है ना, वो पाउडर की तरह। वो बेसिकली है क्या मालूम है आपको? देयर इज नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? वो आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, जो आप खाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर जाते हैं एंड दे फाइट विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉजिंग डिजीजेस इनसाइड यू। हाँ, आपको आपको लग रहा है कि मूव नहीं कर रहे वो। हाँ ठीक है, दे आर नॉट मूविंग, बट वंस दे गो इनसाइड योर बॉडी देन दे स्टार्ट मूविंग। दे गेट द ऑप्टिमम कंडीशंस ना, फिर वो मूव करने लगते हैं। वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, सो दे आर नोन एज एंटीबायोटिक। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी के अंदर डिजीजेस स्प्रेड कर रहे हैं उनको खाएंगे, वो उनको मारेंगे, ठीक है? तो मेनी मेडिसिन आर मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी आप देखो, जैसे ये आपका ब्रेड हो गया, पाव हो गया, ये भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ईस्ट, ठीक है? आप डीमार्ट में जाएंगे, एक छोटा सा पैकेट मिलता है ईस्ट का पैकेट, ठीक है? ये आप अगर डाल देंगे तो उससे आप इडली बना सकते हैं चावल के आटे से, ठीक है? बाकी आटे में भी अगर आप थोड़ा सा डाल देंगे तो वो फूल जाएगा बिकॉज ऑफ ईस्ट, ठीक है? सो दीज आर कॉल्ड, हाँ। कैसे? इनो? इनो ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इनो सिर्फ फुलाता है चीज को, और इनो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव अ डाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है? तो इनो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ईस्ट का क्या है भाई साहब? ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगा इसको भाई साहब? दे विल कन्वर्ट इनटू, इसका एक्चुअली अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड्स। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट दे आर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपके बहुत सारे मेडिसिन में काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे फूड आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? सो दीज आर बेसिकली फ्रेंड्स, ठीक है? सम ऑफ द बैक्टीरिया अदर्स आर हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीजेस। और इसीलिए देखो, जैसे ये स्मॉल पॉक्स है, ठीक है? दिस इज बेसिकली अ डिजीज। तो अदर्स आपके हार्मफुल है एंड दे कैन कॉज मेनी डिजीजेस, ठीक है? सो दोनों भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज फो और harmful microorganisms, ठीक है? So the ones which help us in our daily lives are known as friendly microorganisms, and the ones which can actually be responsible for many curable or non-curable diseases are known as foe or harmful microorganisms, ठीक है? Okay, microorganisms are used for various purposes. जैसे भाई साहब आपका, ठीक है, they are used in the preparation of curd, ठीक है? ब्रेड, ब्रेड के लिए जैसे ईस्ट डालते हैं आप, ठीक है? ब्रेड एंड केक, ठीक है? दे आर यूज इन द, तो इसको लिख लीजिए भाई साहब, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन। तो ये फ्रेंडली यूज है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर बेसिकली फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
friendly microorganisms. They are used in the preparation of curd, bread and cake. ठीक है, क्लियर है? ओके। माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अल्कोहलिक इंडस्ट्री, और अल्कोहल प्रोडक्शन में माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत सालों से यूज हुआ है। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस बोलते हैं हम इनको। ठीक है, फर्मेंटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ जूसेस आर एक्चुअली मेड टू अंडरगो फर्मेंटेशन बाय यूजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके ओके ओके। देयर, इसको लिख लीजिए, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन डन। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्लीनिंग अप में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बना देते हैं? दे मेक इट मैन्योर। आपने समझ लो जमीन में गड्ढा खोदा और इसमें जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डाल दिया। ठीक है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, इसको डाल दिया और इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ दिनों में क्या बन जाएगा? कंपोस्ट। इसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। कुछ दिनों में ये क्या बन जाएगा? मैन्योर, विच इज वेरी फर्टाइल फॉर द सॉइल। इफ यू वांट टू स्पीड अप द प्रोसेस, अगर आपको चाहते हैं कि ये जल्दी हो, तो आप क्या कीजिए, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दीजिए। पुट सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, ये फटाफट और ज्यादा उस प्रोसेस को जल्दी बना दे। ठीक है, इट विल मेक द प्रोसेस फास्टर, मच फास्टर। अगर ये आपका 1 महीना लग रहा होगा बनते हुए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालने से वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में बना देगा। ठीक है, इट विल मेक इट इन 10 days। ओके, सो दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनिक वेस्ट, vegetable peels, remains of animal species, etc. are broken down by bacteria into harmless and usable substances। तो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस, एक्सेट्रा, आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, so they are broken down into harmless and usable substances। Bacteria are also used in the preparation of medicines। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन आपके बनते हैं। In agriculture they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen। ठीक है, तो इसको अपन ये आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है और इसको किसमें कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट्स में। ये नाइट्रेट्स भाई साहब प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, दे अब्सॉर्ब इट एंड दे कन्वर्ट इट इनटू प्रोटीन्स, और इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क में अगर आप डाल देंगे थोड़ा सा, तो वो पूरा का पूरा मिल्क आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड। It multiplies in milk and converts it into curd। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items। Cheese, pickles, अचार जो है वो बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, many other food items। Okay। Yeast reproduces। अभी देखो ये yeast है जो आप डीमार्ट से लेकर आओगे और ये ऐसे रिप्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration। इसको अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। अभी आपका मराठी क्लास है, प्लीज